So I would like to thank you all for making time for this beautiful session. I hope ये beautiful रहे आप सबके लिए. सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है रिलेशनशिप की जरूरत है हमारे लाइफ में या फिर हम अकेला सरवाइव कर सकते हैं? चैट बॉक्स में आप लिखो, आप अकेला सरवाइव कर सकते हो या आपको रिलेशनशिप की नीड है? Wow, we need beautiful relations. Thank you for the answer, डॉक्टर अपर्णा जी. देखिए, सबसे पहली बात है कि हम इवॉल्व भी ऐसे हुए हैं कि हमें रिलेशंस की जरूरत है. हम अकेले सरवाइव ही नहीं कर सकते, चाहे हम एंशिएंट टाइम में चले जाएं या फिर मॉडर्न फैमिली टाइम में आ जाएं. जब हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब हम हंटर गैदरर थे, ठीक है. पर धीरे धीरे जब वो फैमिली स्ट्रक्चर, दो जन मिले, फैमिली हुई, उनके ऑफस्प्रिंग्स आए, फिर उनको एक नीड था कि जब अगर आदमी बाहर जा रहा है तो घर पे औरत अकेली होगी, न्यूबॉर्न होगा, तो वो सरवाइव कैसे करेगा. मतलब कि लोगों की सिक्योरिटी चाहिए, तो वो लोग फिर कम्युनिटी में रहने लगे. दो चार जन मिलके एक कम्युनिटी बनी, एक ग्रुप बना, सोशल ग्रुप जिसे बोलते हैं. फिर धीरे धीरे वो बढ़ते गया तो फिर सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है. अब अब एक बार देखो, कोई खाना लेके आया, एक बार उसने खाना लाया और बार बार वही जाएगा तो जरूरी नहीं है कि उसको खाना मिलेगा ही एक जगह पे. उसकी जो सर्वाइवल नीड होती है वो भी, उसके लिए भी उनको डिपेंडेंट होना पड़ रहा था सोसाइटी पे कि कोई आज लेके आया है, ज्यादा मीट आ गया है या ज्यादा खाना आया है, तो सब बांट के शेयर करके खाएंगे. फिर अगले दिन कोई और जाएगा. इस तरह से क्या हो रहा है, शेयर ऑफ वर्क प्रेशर भी, वर्क जो हो रहा है वो भी शेयर हो जा रही है, और जो चीजें रिजल्ट आ रही है वो भी शेयर हो रहा है. तो सबका फायदा हो रहा है, विन विन सिचुएशन है सबके लिए. अकेले रहते तो हो सकता है कि आसान होता है जानवरों को भी उनको खा जाना, अटैक करना. अब एज अ ग्रुप में है तो कोई जंगली जानवर उनके क्लैन में एंटर भी कर रहा है तो दे कैन यूज द फायर एंड डिफरेंट जो मेथड्स हैं उससे उनको भगा सकते हैं. और ग्रुप की जो ताकत होती है वो बड़ी ही होती है. आप एज अ इंडिविजुअल हो उससे ज्यादा एक मोरल स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी आएगा. इसलिए सोशल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, फिजिकल नीड और सर्वाइवल नीड सब कुछ होता है. उसके लिए हमने रिलेशनशिप का फॉर्म, मतलब रिलेशनशिप बनाया. जो रिलेशनशिप फॉर्म हुआ है उसका नीड क्या क्या हो गया, व्हाई डू वी नीड relationship. So there are four needs. First is physical need, second is psychological need, third is social need, fourth is spiritual need. ठीक है. तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पीछे का, उसमें मैंने आपको तीनों नीड्स समझाने की कोशिश करी है. फिजिकल नीड जो स्ट्रेंथ वाली थी, और फिर जो आपका सर्वाइवल वाला हो गया, फिजिकल एंड सर्वाइवल नीड हो गया. और सोशल नीड की, हम अगर कोई ला रहा है बहुत मेहनत करके, आप एक हंट करके कोई चीज को लाए हो, तो कोई अप्रिसिएट करने वाला तो होना चाहिए ना. कि मतलब सोशल नीड में ये भी होता है ना कि आपको एप्रिशिएशन मिलना चाहिए, वैलिडेशन मिलना चाहिए. तो उसकी तारीफ करेंगे कि वाह तुमने बहुत अच्छा आज हंट किया है, हम सबका खान, मतलब उस समय मान लो कोई लैंग्वेज नहीं भी रही होगी तो वो अपने फॉर्म में अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करेंगे. मतलब उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलेगी. तो ये सब सोशल नीड हो गया. अब धीरे धीरे जब सोसाइटी इवॉल्व होती है, आगे बढ़ती है, तो फिर उनको ये हुआ कि हम नेचर के साथ, जैसे कि हंटिंग गैदरिंग से हट के जब वो वैदिक काल में आए, आगे चल के सोसाइटी और मॉडर्न सिविलाइजेशन हुआ, तो वो लोग नेचर की वर्शिपिंग करने लगे. ठीक है, उनसे क्या होने लगा, उनको टाइम मिलने लगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और ये सब इजाद हो गए थे तब तक. तो उनका टाइम बच रहा था, सिर्फ खाना अब उनका प्रेफरेंस नहीं था. अब धीरे धीरे वो डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट्स में भी जाने लगे, कुछ चीजों का आविष्कार होने लगा, पहिया का आविष्कार हुआ, तब चीजें इवॉल्व होने लगी. तो उसी तरह से अब उनको लगा कि अब हमें पीस ऑफ माइंड के लिए भी कुछ करना चाहिए. तब वो पूजा, जो यज्ञ वगैरह स्टार्ट किया उन्होंने. और उनको फिर गुरु शिष्य का परंपरा आगे चल के आया कि चीजें सीखना है, गुरु से सीखना है, शिष्य वहां पे आने लगे. गिव एंड टेक का रिलेशन होने लगा वहां पे. गुरु
गुरुकुल का आविष्कार हुआ, वहां पे क्या होता था कि सर्विसेज बच्चे भी देते थे, जैसे कि आप वहां पे हो तो आप जा रहे हो, जाके किसानी भी कर रहे हो, हंटिंग भी कर रहे हो, हंटिंग नहीं मतलब जो चीजें फल फ्रूट लेके आ रहे हो, तो उससे पूरा आपको पढ़ाई के साथ साथ बाकी जो डे टू डे लाइफ का काम होता है वो भी सिखाया जा रहा था। और गुरु शिष्य का लेन देन का था कि गुरु का पैर दबाना या फिर एज अ सर्विस गुरु भी लेते थे, ऐसा नहीं था कि गुरु कुछ नहीं लेते थे। आप गुरु दक्षिणा में कुछ ना कुछ दोगे, तो गिव एंड टेक का रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो वो वन वे नहीं होता है, कोई भी रिलेशन होता है टू वे। आप जब तक किसी को कुछ दोगे नहीं, सामने से कुछ मिलेगा नहीं। उस समय गुरु दक्षिणा होती थी, आज हम फीस देते हैं, चाहे वो हम अपने टीचर को दो या मेंटर को दे, हमने जो चीजें सीखी हैं उसके लिए भी हमने पे किया है। और ये काइंड में हो सकता है, कैश में हो सकता है। इसी तरह से कोई भी रिलेशन समझो, अगर मम्मी पापा का रिलेशन है तो वहां भी होता है कि उनके अंदर एक्सपेक्टेशन होता है कि हम बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो बच्चा कुछ भी ना करे, कम से कम रेस्पेक्ट करे। उनके अंदर ये चीजें होता है कि बच्चा हमारी बातें तो सुने, हमारी रेस्पेक्ट तो करे। तो देखिए कोई भी रिलेशन होता है, ये चीज तो आपको मानना ही पड़ेगा कि टू वे है, ट्रांजेक्शनल है, बिना उसके कोई भी रिलेशन सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको नीड्स बता दिए, क्या नीड्स होते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, ये सब होता है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हो कि आपका सबसे पहला रिलेशन किसके साथ बना है? आप जब आए हो यहाँ पे तो आपका सबसे पहला रिलेशन किसके साथ है? चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अर्पणा जी का कहना है मॉम के साथ, उज्जवल जी का कहना है मॉम के साथ, मदर मीन्स मम्मी ही। बिल्कुल सही, आपका सबसे पहला रिलेशन होता है आपके मम्मा के साथ। ठीक है, और ये रिलेशन आपके बाकी जो दुनिया का रिलेशन है उससे 9 महीने ज्यादा का होता है। पापा तभी बाहर जब आते हैं तब उनका कनेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, बट मम्मा है कि आप इंटरनली बायोलॉजिकली ज्यादा कनेक्टेड हो उनसे। जो सर्वाइवल नीड है स्टार्टिंग से ही उन्हीं के जो भी फूड एमनियोटिक फ्लूइड से आपका पालन पोषण हो रहा होता है, आप ग्रो कर रहे होते हो, एज अ फीटस आप डेवलप हो रहे होते हो, फिर बाहर आते हो तब आप पहचानते हो। सबसे पहला स्पर्श क्या करवाया जाता है? जब बच्चे को दिया जाता है ना, माँ को दिया जाता है, उनको मतलब कि बोला जाता है कि आपको यहाँ पे रखना है, सबसे पहले बच्चे को यहाँ पे रखा जाता है। हार्ट बीट साउंड जो होता है वो सुनते हैं बच्चे लोग वहां पे, क्योंकि वो उस चीज से अंदर भी कनेक्टेड रहते हैं, वो साउंड सेंसेशन वो सुनना शुरू कर देते हैं पेट के अंदर से ही। तो वो चीज देखते हैं कि इस चीज से तो मैं पहले से ही कनेक्टेड हूँ, वो सेंसेशन, वो फीलिंग, फिजिकल टच, वो सब वो मेमोरी उनका अंदर से ही है। और वो जो कामनेस होता है वो पहला चीज पहचान लेते हैं, फिर साउंड से अंदर में ही वो फादर की या फैमिली की साउंड से वो रिलेट हो रहे होते हैं, उनका रिलेशन बन चुका होता है। कि देखते हो कभी कभी आपने मूवी में भी देखी होगी, फादर आते हैं प्रेग्नेंट, अगर उनकी वाइफ होती है तो वो बोलते हैं कि बेबी ने किक किया, मतलब कभी नहीं करेगा, पर अगर आप वो हाथ रखोगे, अगर वो बहुत एक्साइटेड है तो उसे फील हो रही है ना या साउंड जा रहा है तभी वो किक करता है, तो वो रिलेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका होता है उसका अंदर में। पर बाहर आके धीरे धीरे ये चीजें इवॉल्व हो रही होती है। तो बच्चा क्या अपना बिना मम्मी के वो ना अपने खाने के लिए खा सकता है, खुद से ना चल सकता है, तो उसका जो फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी, हर चीज के लिए वो अपने मदर पे डिपेंडेंट है। और इसी तरह से अकेले मम्मी भी तो नहीं संभाल सकती है ना, तो फादर है, फैमिली है, सबका मिक्स्ड होता है एक बच्चे को भी ग्रो करने में। जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसके दिमाग में डालोगे, ठीक है, चीजें वो फैमिली में ही वो देख, जैसे जैसे वो बड़ा होगा देखेगा लोग कैसे एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। वो पानी में पहले पानी नहीं बोल पाता, मम 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 करेगा, चीजें तो वो आपसे सीख रहा है ना, वो मम मम करके पानी मांगेगा, मम मम कर रहा है इसका मतलब वो पानी मांग रहा है, उसने सीखा तो नहीं है लैंग्वेज। धीरे धीरे वो बोलने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहा है, जो चीज जो उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहा है तो बच्चे उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। यही चीज होता है कि जब आप लोगों को समझने लगते हो तो उनके साथ आपका रिलेशन भी स्ट्रांग होने लगता है। वो बच्चों के केस में ही नहीं होता है, जैसे जैसे आप बड़े होगे, हम मान लो क्लियर कुछ नहीं बोल पा रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर कोई और सिचुएशन होता है कि हम क्लियर अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं,
पर होता है ना कि कोई कोई होता है बिना बोले ही समझ लेता है, तो वो क्या है, उसके साथ हमारा अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, रिलेशन बहुत अच्छा है, तभी वो समझ पा रहा है। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन तो होता है। ये चीजें कब होती है, जब आपके कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड हो, कोई स्पेशल लव्ड वन हो। होता है कि आप बात करो ना करो, वो आपकी भावनाओं को समझ जाएंगे। आप क्लियर कुछ नहीं भी बोल रहे हो तो पता चल जाता है, नहीं ये इंसान में अभी कुछ प्रॉब्लम है, लाइक मूड ऑफ है, या अभी ये बात करने के मूड में नहीं है, या फिर ये ज्यादा हंस रहा है, मतलब अनयूजुअल है, कुछ तो गड़बड़ है, और वो जानबूझ के आपसे पूछेगा क्या हुआ है, नहीं हुआ है, एंड आप बताने की भी कोशिश करोगे पूरी। ठीक है, तो इससे आपने ये देखा कि रिलेशन कितना जरूरी होता है एक इंसान के लिए। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी। मान लो आप क्या पाना चाहते हो लाइफ में, आपको लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? आप सब अपना अपना गोल लिख दो कमेंट सेक्शन में। पीस ऑफ माइंड, ओके। अपर्णा जी का पीस ऑफ माइंड है। अपर्णा जी, तो मैं मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, आप क्या समझ रहे हो कि किस चीज से आपका पीस ऑफ माइंड आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, या फिर अल्टीमेटली कैसे आपको मिलेगा वो पीस ऑफ माइंड? ओके, सफीला जी का है सोशल सर्विस एंड एम्पावरिंग सफरिंग वुमेन। बहुत अच्छा है। तो अपर्णा जी, आपको नहीं लग रहा है कि आप भी अपना स्पिरिचुअल रिलेशन सुधारना चाह रहे हैं? वो आपका अल्टीमेट गोल है। एंड सफीला जी, आपको नहीं लग रहा है कि आपका सोशल रिलेशन काफी स्ट्रांग होने वाला है? आपका गोल वो है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। या ट्रू। यस। तो हमारा कहीं ना कहीं ये एक गोल रहता है, और हमारा रिलेशन ही हमारी खुशियों का या पीस ऑफ माइंड जो भी बोल लो, उसका एक बहुत बड़ा कारक है। लाइक अगर आपकी रिलेशन अच्छी नहीं चल रही है तो आपका पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। आप अगर सक्सेस, मान लो सक्सेस हो भी गए और आपका रिलेशन ही नहीं बचा है किसी के साथ, तो आप सोचोगे ना कि यार मैं सक्सेसफुल तो हो गया, अब इसको शेयर किसके साथ करूं, किसके साथ बांटू। फिर भी वो खालीपन लगेगा आपको। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो लगेगा मैंने तो सब कुछ पा लिया, मैंने तो सब कर लिया, बट इंजॉय मैं किसके साथ करूं, ये सक्सेस को इंजॉय किसके साथ करूं? यू नीड दैट रिलेशन, अ ब्यूटीफुल रिलेशन, क्योंकि वो हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट में है। ठीक है, तो अब देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। नीड मैं बता चुकी हूँ कि हमें नीड है, वो चीजें आपने खुद ने भी, बहुत लोगों ने आंसर दी है, और सबको समझ में आता है कि हाँ, एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई होना चाहिए दिन भर की बातें शेयर करने के लिए, लाइफ में जो मैं अचीव कर रहा हूँ उसको अप्रिशिएट करने के लिए, अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ टोकने के लिए। होता है इस चीज का, आप एक एग्जाम्पल लो। घर में रहोगे ना, क्यों इतना लेट उठ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, खाना अच्छे से नहीं खा रही है, मतलब डांट पड़ती रहती है मम्मा लोग से, उनका आदत है, और वो टोकते रहेंगे। वही आप हॉस्टल जाओ या जॉब में चले जाओ, ससुराल चले जाओ, अगर वो नहीं टोक रहे हैं तब आपको याद आएगी यार ये सब चीजें मैं मिस कर रहा हूँ, जो चीजें इरिटेट करती थी वो अब मुझे बहुत ज्यादा वो खालीपन भी देने लगता है कि वो चीजें नहीं हो रही है। उस समय जो चीजें इरिटेट करती थी आपको, वो चीजें अब आप मिस करोगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका एक नीड को सेटिस्फाई कर रहा होता है, वैलिडेशन या फिर वो इम्प्रूवमेंट वाला, कि कोई आपको है इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से अब मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको बताऊंगी कि हमारे 6 टाइप के रिलेशंस होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली, लव्ड वन, जो हमारे रोमांटिक रिलेशन होते हैं। एक पेरेंटल होता है, जेनेटिक जिसे बोलते हैं, जिसमें पेरेंट्स हो गया, चाइल्ड हो गया, सिबलिंग हो गया, जो हमारे जेनेटिकली जो हमसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक हो जाता है हमारा सोशल, सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन किसके साथ होता है? जैसे कि हमारे हेल्पर हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, जो भी बिजनेस पर्सन है वो हो गया। ठीक है, और एक हमारा खुद के साथ होता है जो स्पिरिचुअल रिलेशन होता है। वो हमारे साथ होता है, हमारे भगवान के साथ होता है, जिसमें भी आपको जिस एनर्जी में बिलीफ है उसके साथ होती है। ठीक है,
ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन है और सबका एक अलग अलग हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। और उसके बिना भी चीजें इम्बैलेंस हो सकती है, ठीक है। घर पे मेड नहीं आई कुछ दिन के लिए काम करने के लिए, ठीक है, बीवी किचकिच करके आपका जीना हराम कर देगी, मेरे से नहीं बर्तन धोया जा रहा है, जाओ खुद धो लो, मैं झाड़ू नहीं लगा रही, झाड़ू लगाते लगाते आज तो मेरा कमरा कर गया है, मैं नहीं काम कर रही, आप यार खाना खुद ले लो यार प्लीज, ये करेगी। और वही हेल्पिंग है वहां पे, तो आपको एटलीस्ट आपकी बीवी काम से थोड़ी बची हुई है तो वो खुश रहेगी, तो उसकी खुशी देख के आप खुश रहोगे। तो इसी तरह से होता है कि ड्राइवर है आपका टाइम बचा रहा है, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि नहीं मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, उनकी मैं कभी भी कहीं भी कॉल करूंगा वो गाड़ी लेके आ जाएगा। इस तरह से डॉक्टर है, डॉक्टर भी हेल्प कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट हो उन पे। और बोला जाता है ना डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं फेथ है, जितना फेथ आपके पास भगवान के लिए है उतना फेथ आपके पास डॉक्टर के लिए भी है, कि मुझे कुछ हो गया, मैंने सही से अगर शेयर की पूरी प्रॉब्लम निष्ठापूर्वक डॉक्टर के साथ, तो वो मेरी हेल्प करेंगे, मैंने उनकी बात मानी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, एक होप के साथ जाते हो और आप, और वहां से आप मतलब कि खुशी खुशी लौट जाते हो कि ठीक है, एक होप रहता है कि मैं अब दवाई ले रहा हूँ, इनकी बातें मान रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। इस तरह से हर रिलेशन का एक बेसिक फाउंडेशन भी फेथ एंड होप होता है। और जो रोमांटिक रिलेशन होता है वहां पे आप ट्रस्ट, इसी चीज को ट्रस्ट समझ सकते हो, ठीक है। और जो आपका सोशल वाला जो रिलेशन है ना, उसमें क्या है, वैलिडेशन चाहिए होता है हमें, कोई भी काम किए वैलिडेशन हो गया, अप्रिसिएशन हो गया। हम पोस्ट क्यों अपडेट करते हैं इंस्टा पे, आप पोस्ट किस लिए अपडेट करते हो, कुछ भी नया लिया आपने, आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं कुछ नया खरीदा हूँ या नया ड्रेस में तैयार हुआ हूँ, देखता हूँ कैसा लोगों का रिएक्शन है। बहुत लोग बोलते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आपका चेहरा ही ब्यूटीफुल हो जाता है स्माइल से उस टाइम पे। क्यों, आपको वो अप्रिशिएशन मिल रही है, जिसकी अंदर से इंस्टिंक्ट है कि वो चीजें मिलेगी तो मेरे को थोड़ी सी हैप्पीनेस मिलेगी। और वही अगर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको मन में है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बट कोई आके रैंडमली बोल दिया आज कुछ अलग लग रहे हो, सबसे पहले आपके दिमाग में जाएगा, आपने अगर सोच रखा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो हो सकता है पहले खुश हो गए, हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ तभी तो ये बोल रहे हैं आप कुछ अलग लग रहे हो, इसका मतलब सब नोटिस कर रहे हैं मुझे। और वही अगर सामने वाले इंसान ने आज कुछ अलग लग रहा है और थोड़ा मुंह बना के बोला है, आपको पता है कि आप अच्छे लग रहे हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं डाउट आएगा, यार मैं ऐसा क्या किया हूँ, पूरा ड्रेस अपना देखोगे, कुछ तो लग रहा है कि कुछ दिक्कत है तभी ये बोल रहा है क्या, मतलब वहां पे डाउट भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप वैलिडेशन चाह रहे हो, आपको खुद पता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, फिर भी आपको सामने वाले से वो चीजों को वैलिडेट करवाना है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ठीक है। और हमेशा रहने का होता है ना कि सोसाइटी से अबंडनमेंट मीन्स छूट जाने का एक खतरा या डर लगा रहता है लोगों को। अब ये कब होता है कि आपने बहुत सारी केसेस में देखा होगा, लव मैरिज होता है या फिर इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को ही निकाल देते हैं, खाप पंचायत में डिफरेंट डिफरेंट सजा दे देते हैं। वो क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं मैं इनको सपोर्ट करूंगा तो मैं सोसाइटी से बाहर ना हो जाऊं, सोसाइटी वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको सोसाइटी में मिलके रहना है, अभी भी उनको यही है कि मुझे सोसाइटी से मिलके रहना है, नहीं करूंगा तो वो सोसाइटी का एक डर बना हुआ रहता है। तो ये सब इसीलिए लोग, क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर पाथ होता है उस पर फॉलो करते रहते हैं कि ये सोसाइटिकल नॉर्म्स है जिसे हमें, सिविल नॉर्म्स है जिसे हमें फॉलो करना है। ये सब हमारे सोशल नीड के कारण होता है, क्योंकि आप अकेले, आप डरोगे अकेले सरवाइव करने में, अकेले। और ये इस अभी तो थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है, पर पहले क्या था, फैमिली तो न्यूक्लियर नहीं थी, पूरा गांव में रहते थे, पंचायत कुछ भी छोटे छोटे डिसीजन भी कोर्ट जाने से पहले लोग पंचायत में सॉल्व करवाते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सोशल नीड भी होती है जो कि फुलफिल होती है रिलेशनशिप से। और सोशल रिलेशंस भी होते हैं जो कि हमें लाइफ में मतलब कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हम आपकी लाइफ कैसे जा रही है, कैसे चलेगी आगे। इसलिए तो आप बहुत बड़ा डिसीजन ऐसे भी लेते हो ना कि आप किसी और से भी प्यार करते हुए भी आपके फैमिली प्रेशर में आप किसी और से शादी कर लेते हो।
चाहे आप उसको जानते हो अच्छे से या नहीं जानते हो, पर धीरे धीरे ऐसा होता है ना, कोई कोई रिलेशन में उस आप नहीं जान रहे थे, अरेंज मैरिज है आपकी, बट वो ट्रस्ट डेवलप होएगी, आप अगर अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे, दोनों इंसान सही है तो अंडरस्टैंडिंग होते होते फिर वो चीजें डिफरेंस ही नहीं पता चलेगी कि ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था, अगर मैरिज अच्छा से वर्क कर रहा है तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। पर ये एक चीज मैं बताऊंगी कि रिलेशन ही ऐसा है कि वो आपको रिश्ते आपके रिश्ते आपको जमीन पे धरती पे ही स्वर्ग और नर्क दोनों दिखा सकते हैं। अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है तो आप उसे हेवन की तरह एंजॉय करोगे, और वही रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो आपकी लाइफ को हेल बना सकता है। तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा कि आप किस इंसान के साथ अपना टाइम, जो होता है टाइम बहुत प्रीशियस होता है, आप किसी को गिफ्ट दे दो, पैसे सिर्फ खर्च होंगे, बट आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो ना तो वो वापस नहीं आने वाला है, पैसे तो आप वापस कमा लोगे। तो इसीलिए अपनी टाइम एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए भी काफी ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। किस इंसान के साथ अपना एक जो प्रीसियस मोमेंट होता है वो शेयर कर रहे हो, वो इंसान उस लायक है भी या नहीं, तो ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। वो कैसे समझोगे? उसकी पर्सनैलिटी, उसके वैल्यूज से, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है। मुझे आप बता सकते हैं किसी इंसान को, मैं दो सिचुएशन दे रही हूँ आपको, ठीक है? आपको एक इंसान एज अ लाइफ पार्टनर चूज करना है, ठीक है? चलो छोड़ो, सबके लिए तो लाइफ पार्टनर, किसी की शादी भी हो गई होगी, कोई अभी शादी नहीं भी करना चाहता है। चलो आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको करना है उज्जवल जी, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर रही हूँ, ठीक है? मान लो आपको किसी का ट्रू नेचर पता करना है, मतलब वो इंडिविजुअल है कैसा रियल लाइफ में, ठीक है? पहला ऑप्शन है उसके साथ डेट पे जाओगे। कहाँ पे? डेट पे नहीं, मान लो कॉफी पीने चले गए, कैफे में गए, ठीक है? दूसरा है उसके साथ मंदिर चले गए, ठीक है? तीसरा है उसके साथ एक रोड ट्रिप प्लान करो, मतलब लॉन्ग जर्नी, 1 या 2 दिन का, ठीक है? रोड ट्रिप प्लान करो, कोई आउट ऑफ स्टेशन जाओ। चौथा है घर पे बुलाओ अपनी पूरी फैमिली के साथ और बातें बातें करो 1-2 घंटे के लिए। आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे अगर ट्रू नेचर जानना है किसी का तो? और आप सब माइक ऑन करके बता सकते हो, फिर माइक ऑफ कर लीजिएगा। देयर आर 4 ऑप्शंस, कौन से ऑप्शंस के साथ आप जाना चाहोगे? किसी भी ऑप्शन से पता नहीं चलने वाला है ट्रू नेचर। एज ए इंडिविजुअल आप पहचान सकते हो ज्यादा से ज्यादा तक, वो मैं पूछ रही हूँ। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा जो टाइम मिले, मे बी ट्रैवलिंग। ओके, उज्जवल जी आपकी? मेरे हिसाब से चारों ही ऑप्शन लेने चाहिए, क्योंकि इंसान इन द बिगिनिंग अपना मास्क इतने जल्दी नहीं उतारता है, तो वो हर एक ओके, सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो हमें उसे हर सिचुएशन में जज करना पड़ेगा। किसी एक ओके, सिचुएशन से हम मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल सकते कि इसका नेचर क्या होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके। वेरी ट्रू, आई एग्री विथ उज्जवल जी, क्योंकि एक इंसान जो घर पे बहुत अलग बिहेव करता है वही गर्लफ्रेंड के साथ बाहर अलग हो सकता है वो मोमेंट पे, और इसीलिए हम बहुत सारे केसेस देखते हैं बिकॉज वी डोंट नो द ट्रू नेचर, मन में क्या चल रहा है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व देम, स्पेंड सम टाइम इन ऑल दी सिचुएशंस। वेरी ट्रू भाग्यश्री जी। अरुण जी आप कुछ बोल पाएंगे? सफीला जी आप बोलेंगी? I think meeting with the family will help more because in the house there will be different age group people, different temper people, different experienced people. So we'll get different angle of thought meeting a person. Okay. But as Ujjwal said, most of the cases everything is because person अगर हम लोग ये नहीं पता करें तो तौलिया लेके बेड में डाल रहा है कि नहीं, वो ट्रैवल करने तब भी पता चलेगा, because some people are getting annoyed with it. So ऐसे छोटी छोटी बातों में जो annoy होते हैं, it's better to travel and understand their habits. और एक साथ खाना खाने से भी पता चलता है क्या likings है नहीं है. So there are so many things we have to understand before. It depends upon the need
टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, क्या फ्रेंडशिप बनाने का है या फिर शादी करने का है, क्या पर्पस है आप एक बंदे का नेचर जान के, या फिर कॉर्पोरेट बिजनेस यूज का है, इट डिपेंड्स। सो ये सब पता, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट प्रोसेस यू आर यूजिंग, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पर्सन। बिकॉज अगर बिजनेस मीटिंग वगैरह के लिए है, सेल्स के लिए है, हैविंग फूड टुगेदर इज इनफ। लेकिन अगर शादी करना है तो यू नीड अ लॉन्गर प्रोसेस। सो दैट्स फॉर माय ओपिनियन। वेरी ट्रू। जैसा कि मैंने सबका सुना और किसी का भी आंसर ऐसा नहीं था कि वो विवादित हो या हम काट सके कुछ। जैसा अपर्णा जी ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा टाइम जिससे मिले, फिर उज्जवल जी ने बोला कि पहले में तो वो गुड बुक में आना चाहेगा, वो कोई भी पहले मास्क नहीं हटा देगा। भाग्यश्री जी भी इनसे पूरा सहमत हो रहे थे। तो मेरा भी यही रहेगा कि हाँ, आपको चारों चीजें देखनी है। क्योंकि देखो, आप अगर किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, कॉफी डेट पे, या फिर किसी इंसान के कॉफी डेट के लिए तो जरूरी नहीं है कि रोमांटिक ही पर्सन हो, मैंने बोला कोई भी इंडिविजुअल को कैसे करना है। तो वहां पे जाके आप उसके क्या प्रेफरेंसेस जान सकते हो, ये बंदा क्या ऑर्डर कर रहा है। और फिर ये दूसरे लोगों से, वहां पे वेटर्स भी होंगे, वहां पे मैनेजर भी होगा, वहां पे ओनर भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, उन लोगों से उसका बिहेवियर कैसा है। हो सकता है कि वो प्रिटेंड करे, बहुत अच्छा प्रिटेंड करे, बट कहीं ना कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ सडन मूवमेंट आ जाते हैं, उस समय असली औकात उनकी, मतलब असली जो उनकी वो नेचर होती है वो आ ही जाता है। जैसे बोलते हैं ना, सियार को कितना भी रंग दो, शेर बना दो, पर वो हुआ हुआ सामने होते होते हुआ हुआ करने लगता है। तो मान लो वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, गलती से कोई वेटर आया, पानी गिर गया या पाँव टकरा गया, वो उसके मतलब उस समय जो हिट ऑफ द मोमेंट में जो उसकी निकलेगी ना, वो उसका ट्रू नेचर होगा। तो वहां से आप पहचान सकते हो। और वैसे तो वो गुड बुक में रहने के लिए प्रिटेंड भी कर सकता है, ठीक है, पर धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आपको 1.5-2 घंटे में मिल जाएंगे, तो वहां थोड़ा बहुत आपने उसको जान लिया। अब मान लो फैमिली में बुलाया, जैसा सफीला जी ने बोला कि वहां पे हर एज ग्रुप के लोग रहेंगे, और वो आपकी फैमिली के साथ कैसा बिहेव कर रहा है ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसका क्या बिलीफ है लोगों को लेके, एल्डरली के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, छोटों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उसके क्या खुद के कल्चर, थोड़ा बहुत आपको झलक मिल जाएगा कि हाँ इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, या फिर ये इसका ये बिलीफ सिस्टम में थोड़ा बहुत मिलेगा। अब मैंने मंदिर के लिए बोला था, तो हाँ, जैसे मंदिर या फिर कोई और फेथ के हैं तो वो अपने उसके अनुसार लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने बोला और वो पहले ही बोल दिया मंदिर मंदिर कहाँ जाना है, चलो कहीं और कैफे वैफे जाते हैं, तो देखो उसका पहले ही पता चल गया कि नहीं, ही इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी में उतना नहीं है या फिर इंक्लाइन नहीं। अगर उसने बोला चलो चलते हैं, फिर बोलेगा चलो इस भगवान के मंदिर चलते हैं, या यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, तो मतलब उसके प्रेफरेंसेस भी दिखेंगे, आपके फेथ बिलीफ दिखेगा, वो कैसे खुद को काम रखता है। क्योंकि जैसे कि होता है ना, लोग खुद भी एक साधना में जुड़े रहते हैं, मतलब खुद का एक प्रैक्टिस, सब लोग खुद को काम रखने के लिए कोई ना कोई एनर्जी में मानता ही है। तो ये बाद में चल के ऐसा ना हो कि तुम इस भगवान का पूजा कर रही हो या वो तुम ये मानो वो मानो, डिफरेंट क्लासेस होने लगते हैं, कुछ कुछ लोग थोपने लगते हैं, ये रेस्पेक्ट करने की बजाय चीजें थोपना इम्पोज कर देते हैं, तो वो टॉक्सिसिटी की निशानी है। तो यहाँ पे देख के आपको लगेगा नहीं, ये बंदा थोड़ा फ्लेक्सिबल है, मेरी जो मुझे पसंद है वो भी कर रहा है, या फिर ये ऐसे मान रहा है भगवान को, या फिर जो भी एनर्जी में उसे बिलीव है, या फिर ये ऐसे प्रैक्टिस करता है, तो ये चीजें हम दोनों की कंपैटिबिलिटी है। और एक चीज थोड़ा आपको, जब वो शांत होगा ना, तो आप एक क्लीन ऑब्जर्वर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ना आपका माइंड भी काफी शांत होगा। जब आप ऐसे प्लेस में जाते हो ना, एक एनर्जी होती है जो मतलब कि वहां पे इंटेंसिफाई हो जाती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वहां पे आप एक जज करने में थोड़ा आपको चीजें बहुत हेल्प करेगी, जो नेचर है ना वो खुद हेल्प करेगी वहां पे। तो आप मतलब दिमाग वगैरह शांत रहेगा तो आप थोड़ा बहुत वहां पे जज कर सकते हो। और एक तो फेथ ऑफ बिलीफ का थोड़ा एंगल आ जाता है कि वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब आई ट्रैवलिंग वाली बात, तो मैंने बोला 24 घंटे से ज्यादा, 2-2.5 घंटे 3 दिन का, तो उसमें मान लो आप ट्रेन से कर रहे हो, बस से कर रहे हो, रोड में जा रहे हो, कहीं ढाबा होगा वहां उतर के खाओगे पियोगे, ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक में वो बंदा इरिटेट हो रहा है या काम है या चिल्ला रहा है, गाड़ी ठुक गई तो गलिया रहा है कि क्या कर रहा है, मतलब होता है ना, वो चीजें आपको दिखेगी कि वो बंदा हर सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में कैसे
रिस्पॉन्ड कर रहा है, ट्रेन लेट हो गई पैनिक कर रहा है, या फिर कुछ उसको अलग वे में ले रहा है कि चलो ट्रेन थोड़ी ही लेट हुई है, ज्यादा लेट हुई, होता है ना, बहुत लोग पूरा सर पे उठा लेंगे। तो हर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी, क्योंकि आपके पास एक लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम ऑफ स्पैन है। होटल, अगर होटल आप गए हो तो होटल में कैसे बिहेव कर रहा है, टेबल, जैसे कि किसी ने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, बेड पे टॉवल फेंक दे रहा है या क्या यूज किया हुआ, तो वो सब चीजें बाद में किचकिच ना हो, तो वो चीजें थोड़ी बहुत तो आपको पता चल जाएगा, उसकी हाइजीन पता चलेगी कि हाइजीनिक वो कितना है या नहीं है, चीजें वो कैसे, क्योंकि डे टू थोड़ा सा आपका अगर 24-48 3 दिन का टाइम मिल रहा है, 48-72 घंटे का, तो उसका एक सुबह से लेके शाम तक का रूटीन पता चल रहा है उस इंसान का, आपको पता चलेगा ना यार वो सुबह उठ के क्या करता है, या फिर पूरा रूटीन थोड़ा बहुत आपको एक आईने की तरह साफ हो जाएगा। तो ये कर सकते हो। और ट्रू नेचर जानने के लिए किसी का भी आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। और कभी कभी कोई लोग इतने इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग होती है, कितने की इंट्यूशन इतने स्ट्रांग होते हैं कि दे आर वेरी गुड एट जजिंग पीपल एट द फर्स्ट इंस्टिंक्ट, ठीक है, क्योंकि किसी का ऑरा बहुत क्लीन होता है तो दे कैन जज, एंड वो बहुत अच्छा, वाइब्रेशन भी उनकी इतनी अच्छी होती है कि कोई ना चाहते हुए भी उनको लाइक कर लेगा। बट कुछ ऐसे ही वो भी होते हैं, कैमेलियन भी होते हैं, लाइक रंग बदलने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो तो बहुत बहुत अच्छे से प्रिटेंड करेंगे, बहुत अच्छे हैं। तो एक ऐसा ही पर्सनालिटी है हमारा एनपीडी, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिनमें ईगो बहुत ज्यादा होता है। उनके लिए सेंटर ऑफ देयर लाइफ वही है, वो ही सब कुछ है, सर्वज्ञाता, सर्व, जो बोल सकते हो ना, सर्व सर्व वाले जितने भी वर्ड्स आता है वो समझो वो खुद हैं। और जल्दी अपनी गलती नहीं मानेंगे, जल्दी अपनी गलती नहीं मानेंगे, और आपको हर सिचुएशन में नीचा दिखाएंगे। तो कुछ ट्रेट्स हैं उनके जो एक टॉक्सिक रिलेशन के लिए है। तो टॉक्सिक रिलेशन अच्छे भी हो सकते हैं, टॉक्सिक भी हो सकते हैं। एनपीडी पे बोलना चाहूँ तो बहुत ज्यादा बोल सकती हूँ, एटलीस्ट मतलब 1-2 घंटे लग जाएंगे अगर बोलने लगे तो। पर बेसिक आप ये देख लो एनपीडी के 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रमुख होते हैं: गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, और वो आपको मतलब कि इगोइस्टिक, काफी ज्यादा इगोइस्टिक होंगे, ठीक है। उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है, कोई भी चीज के लिए अगर सही हुआ है तो वो क्रेडिट ले लेंगे, ऐसे बॉस होते हैं, ठीक है। सारा काम मेहनत आप कर रहे हो, क्रेडिट बाद में बॉस लेके जाएंगे। या टीम मैनेजर जो एचआर, आपका जो टीम मेंबर में जो मैनेजर है वो ऐसे करके होता है। और ये काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पर हाँ, ये चीजें जो भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, इससे बाकी लोगों के लिए, मतलब बाकी लोग से मिसअंडरस्टूड मत कर जाना, क्योंकि बहुत लोगों में कुछ चीजें होती है, बट जो एनपीडी होते हैं उनमें चारों कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो लव बॉम्बिंग में क्या होता है कि अभी अभी मतलब आपसे बहुत झगड़ा हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल बात बात नहीं हो रही है, पर अचानक झगड़ा भूल के तुरंत थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, मतलब पूरा प्यार का बौछार आप ही पे कर देंगे, जिसे लव बॉम्बिंग बोलते हैं, ठीक। और ब्लेम शिफ्टिंग क्या हो गया, अपनी गलती में भी वो सारी गलती आपके मत्थे मर देंगे, ठीक है। गलती उनकी है फिर भी वो गलती ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि सारी गलती आप पे है, आप ही की है। अगर वो बाहर भी जा रहे हैं कहीं, तो भाई तुम बाहर गए, तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे बाहर जाना पड़ा। रिलेशन के बाहर कहीं गलत हो रहे हैं वो, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल देंगे। वो विक्टिमहुड मेंटालिटी, लोगों की तरफ ऐसे करके प्रिटेंड करेंगे कि भाई मैं ही विक्टिम हूँ, सारा यातना तो मेरे साथ हो रहा है। बट सच्चाई ये होती है कि वो कोई भी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, और विक्टिम अक्सर विक्टिम को ही गलत ठहरा देंगे और खुद विक्टिम बन जाएंगे। ऐसा होता है, वो इनका उनका ये ट्रू नेचर होता है। और बाहर तो वो बहुत कैरिस्मेटिक होंगे, लाइक आप बता नहीं सकते हो कि ये इंसान ऐसा हो सकता है। बहुत देखने में वो थोड़े देखने में अच्छे होंगे, खुद को ऐसे प्रेजेंटेबल रखेंगे, और बाहर लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। मतलब आप बता ही नहीं सकते हो कि ये इंसान घर पे कुछ ऐसा है, क्योंकि ये चीजें जो एनपीडी होती है ना,
बहुत क्लोज वन ही रियलाइज कर पाएंगे कि ये इंसान में थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो सब लोग नहीं कर सकते ये चीजें, क्योंकि बाहर तो वो ज्यादा देर रह नहीं रहा है। और एनपीडी के लिए कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं अगर आपने एक छत के नीचे उनके साथ। अपर्णा जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी प्लीज। जैसे कि अभी आपने बोला कि 6 से 8 महीने लगेंगे जानने में, रहने के बाद पता चलेगा, बट व्हेन वी आर लाइक गोइंग टू चूज आवर लाइफ पार्टनर, और जैसे आपने बोला कि डेटिंग एंड ऑल, तो उस टाइम कैसे समझे इस चीज को कि हम किसी ट्रैप में ना फंसे? उस टाइम क्या करना चाहिए कि एनपीडी के ट्रैप में ना आए कोई? देखो, जो उनका ये नेचर होता है ना, ये बात तो है। देखो, आप एक उसमें भी आप टाइम लो। फिर अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो कम से कम डेट एंड अगर आप सीरियस रिलेशन के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप 7-8 महीने का एक टाइम रखो, और उसमें कोशिश करो कि आप 1-2 ट्रिप ऐसा प्लान करो या फिर कुछ दिन के लिए मिलो, जिससे आपको उसकी सारी बिहेवियर समझ में आए। और वो ये चीजें होती है, ये सिर्फ ऐसे नहीं, वो ज्यादातर ना अपने से नीचे लोगों को ना और ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर रिक्शे वाले के साथ झगड़ा हो गया ना, तो हम जनरली क्या बोलेंगे, ठीक है भैया, मतलब थोड़ा बहुत करेंगे। अब वो क्या करेगा, अब भी तेरा रिक्शा बंद करवा दूंगा, अब भी मैं, तू जानता नहीं है मुझे कौन हूं मैं तो ये हूँ, मेरा चाचा ये है, अब भी तुम्हारा रिक्शा अब भी यहाँ से निकलवाता हूँ, ऐसे करके इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देंगे ना। वो तो थोड़ी सी गलती है, मान लो आपकी उसकी है, तो वो चीज वो नहीं देखेगा। हाँ, वो छोटा इंसान है, उसके दिमाग में वो छोटा इंसान है, उसका काम छोटा है और उसको वो कुछ भी कर सकता है। तो ये चीजों से आपको लगेगा कि ठीक है, ये इंसान ऐसा है, तो घर में भी वो ऐसा ही कर सकता है। कि घर में भी वो हमेशा एक, अगर 2 रिलेशन है ना, वो पार्टनरशिप नहीं समझता है, उसको ओनरशिप समझने लगता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है अब, ठीक है, इसको मैं जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ, जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता हूँ। वो टॉक्सिक रिलेशन या फिर एनपीडी वाले में वो ओनरशिप समझने लगते हैं पार्टनरशिप की जगह। तो वो चीजें आपको धीरे धीरे तभी समझ में आएगी जब आप अगर आप 6-7 महीने लगातार एक साथ नहीं रह सकते हो, हाँ, कुछ प्लान करो साथ मिलने का, 1 या 2 दिन कहीं सुबह कभी रैंडमली कॉल करके देखो क्या कर रहे हैं, शाम में कभी रैंडम कॉल करके आप वीडियो कॉल करके देख सकते हो। पता करने की कोशिश करो उनके फ्रेंड के साथ कैसे सिचुएशन, उनके पास्ट अगर कोई रिलेशन रहा है तो अगर उनका ब्रेकअप हुआ है तो क्यों हुआ है, उनका पास्ट में जो उनकी पास्ट रही है गर्लफ्रेंड, उनसे अगर इनडायरेक्टली आपको उनको ये नहीं पता लगने देना है कि मैं प्रोबेबल उनकी पार्टनर होने वाली हूँ या प्रोबेबल वाइफ होने वाली हूँ, तो इनडायरेक्टली आप पता करने की कोशिश कर सकते हो कि वो इंसान कैसा था। आप उनके फ्रेंड बन के ही, मतलब थोड़ा बहुत आपको बहुत ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा उसके बारे में, बाकी लोगों से पता करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की दुनिया ना बहुत क्लोज्ड होती जा रही है और प्रिटेंड करना या छुपाना भी बहुत इजी हो रहा है। पर हाँ, बहुत सारी चीजें हमें सोशल मीडिया पे उनके थ्रू उनके चीजों से पता लग सकती है, या फिर उनके साथ जो लोग रहे हैं। कभी ना कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छे ही क्यों ना हो, पर जब उनका पारा चढ़ता है ना, तो वो फिर ये भी नहीं देखते कि उनके दोस्त हैं। 1 मिनट उज्जवल जी, हम आएंगे आपके पास, दोस्त हैं कि क्या है, तो वो अपना ट्रू वहां पे भी नेचर दिखाई देते हैं। मतलब दोस्त बहुत अच्छा ही दोस्त क्यों ना हो, अगर उसके हाँ में हाँ नहीं मिला, उनका एक आदत होता है ना कि मेरे में हाँ में उनको है कि उन वो जो बोल रहे हैं वो सही है, उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो तो उनकी दोस्ती काफी अच्छी चलेगी। अगर ट्रू चेक रियलिटी आपने उनका नेचर ऑब्जर्व कर लिया, आपने कुछ बोलने की कोशिश करी, तो वो आप पे ही भड़क जाएंगे और आपको मतलब कि बहुत गंदे तरीके से। तो वो उस समय वो ये भी नहीं देखेंगे कि आप उनके कितने अच्छे दोस्त हो, तो उनके साथ देखो कि दोस्त के साथ कभी ऐसा हुआ है या क्या पास्ट कुछ ऐसा है। तो वो चीजें आप मतलब डिफरेंट वे में पता करने की कोशिश करते रहो कि क्या नेचर है, धीरे धीरे नेचर उनका पता चलने लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे गेम खेलो, ट्रूथ एंड डेयर होता है ना, तो वो खेल सकते हो। मतलब बहुत बचकानी सी लगेगी आपको, बट ट्रूथ एंड डेयर में कभी कभी लोग सच बोलते हैं, और डेयर में मतलब सिचुएशन दे दो, सिचुएशन कभी कभी सिचुएशन देके पूछो कि वो कैसा बिहेव करेंगे, या वो रहते तो ऐसा क्या करते, या फिर आप किसी और का एग्जाम्पल लो, ऐसे बोल सकते हो केस स्टडी कोई दो कि ये इंसान ने ऐसा किया, तुम्हारे अनुसार कौन सा सही है, किसको क्या करना चाहिए था। तो आपको उनकी थिंकिंग, इनर जो थिंकिंग है ना, वो धीरे धीरे पता चलने लगेगी। ऐसे करके ये रेंडमली ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो,
बट हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसा देते रहो कि स्टडी पे डिस्कस करो, कुछ मुद्दा चल रहा है तो उस पे डिस्कस करो, कुछ करंट में कोई न्यूज है तो उसमें कैसा है उनका, तो इससे धीरे धीरे नेचर पता चलेगा। क्लियर कम्युनिकेशन से ही चीजें क्लियर होगी। क्लियर कम्युनिकेशन का कोई तोड़ नहीं है। हाँ जी उज्जवल जी, अब आप बोल सकते हैं। देखिए, एनपीडीज में आज जो बोला अपर्णा मैम ने, जैसे कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाए, एनपीडीज का एक ही मेन मोटिव होता है, इमोशनल मैनिपुलेशन, और बहुत उसी से उनको प्लेजर मिलता है। एंड हर एक एनपीडी का एक डिफरेंट ड्यूरेशन होता है। मैंने मेरे लाइफ में 4 एनपीडी हैंडल किए और चारों ने मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस दिए। जैसे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसने अराउंड 6-7 महीने के बाद में उसने दिखाना शुरू कर दिया था। एक मेरी जो दादी है, उन्होंने तो एनपीडी के, उनकी नेचर जो है, मेरे मम्मी के साथ में उन्होंने तो जस्ट शादी होने के बाद में ही 1-2 महीने बाद दिखाना शुरू कर दिया। हर एक एनपीडी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड से द क्विकेस्ट वे इज शो यूर फेक इमोशनल वल्नरेबिलिटी। अगर आपने उसको वीक इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखा दी, तो आप ये जज कर पाएंगे कि वो उसका इस्तेमाल आपको मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा है या नहीं। सिंस इट इज फेक, इट विल नॉट अफेक्ट यू। आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी, बट उससे आपको ये एनपीडी है या नहीं, इसका 90% जजमेंट काफी कम वक्त में मिल जाएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज एनपीडी ट्राइंग, वो आपका ट्रस्ट गेन करना चाहता है विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ट्रस्ट मिल गया, ट्रस्ट के साथ साथ आप आपका ट्रू इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखाना शुरू कर देते हैं। बट आपने खुद ही पहले ही एक फेक वल्नरेबिलिटी दिखा के उसका वो टाइम पीरियड कम कर दिया, तो कम टाइम में आप वो कितना नार्सिसिस्टिक है आप ऐसा पता कर सकते हो, बस थोड़ी सी इमोशनल वल्नरेबिलिटी की एक्टिंग करके। थैंक यू। बिल्कुल सही बोला है आपने उज्जवल जी। ये उनका जो मैनिपुलेशन वाला टेक्निक होता है ना, जिसे गैस लाइटिंग में भी वो मैनिपुलेशन ही मोस्टली यूज करते हैं, जिससे लोग डिल्यूजन में भी चले जाते हैं। तो ये मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं, और इमोशनल मैनिपुलेशन तो है ही। उनको पता चल गया कि सामने वाले लोग इमोशनल है, तो वो उनका बहुत ज्यादा मतलब इम्पैथेटिक और इमोशनल है, तो वो उनका शिकार होते हैं। मतलब बहुत वर्नरेबल होते हैं ऐसे लोग जो इमोशनल है, एम्पैथेटिक है, तो वो सबसे बड़ा पहला टारगेट होते हैं, स्वीट टारगेट जैसे बोला जाता है ना, मतलब बहुत अट्रैक्ट करते हैं वैसे लोगों को। तो क्योंकि उनके लिए वो आसान होता है ना, क्योंकि वो एम्पैथेटिक है, कुछ भी करो, थोड़ा सा रोऊंगा धोऊंगा तो वो वापस मुझे माफ कर ही देगी, या फिर मुझे पैम्पर करेगी, ये सब होता है, ठीक है। बट हाँ, उनका एक वीकनेस भी होता है। लाइक अगर आप एम्पैथेटिक हो और साथ साथ इंटेलेक्चुअल हो, तो वो उनके लिए एक नाइटमेयर भी साबित हो सकता है। क्योंकि आपको क्या करना, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देने में, एक चीज जान लो, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देने में भी एक्सपर्ट होते हैं। जब रिलेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, जब उनकी सच्चाई सामने आने लगती है, मतलब वो अपना ट्रू नेचर जब दिखाने लगेंगे, तो बहुत सारी ऐसी पर्सनल ट्रेट है उनके जो सामने आने लगेगा। तो उसमें ये भी है कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, आप कुछ भी करो वो नहीं बोलेंगे, इग्नोर इतना करेंगे ना कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, भाई मैंने क्या कर दिया ऐसा जो इंसान ऐसे इग्नोर किए जा रहा है मुझे। सेल्फ डाउट आप में, आपकी सेल्फ स्टीम सेल्फ वर्थ की तो वो धजिया उड़ा के रख देगा। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट आजकल यही समझ में आएगा जो लोगों को है ना, कि हम जो रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो चीजें वैसी ही है। वो ऐसा आपको एकदम मतलब कि वनरेबल सिचुएशन पे ला देंगे, आपको सुसाइड तक करवा सकते हैं। वो आपका मर्डर नहीं करेंगे, पर आपको सुसाइडल स्टेज पर पहुंचाने के लिए उनका ट्रेट और नेचर काफी है। वो इतना मैनिपुलेट कर देंगे, इतना आपको डिल्यूजनल कर देंगे। हाँ जी उज्जवल जी, आप बोलना चाह रहे थे। देखिए, जो मर्डर के बारे में आपने बात की, अगर कोई एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनपीडी है तो वो मर्डर करने के लिए भी आगे पीछे नहीं होता है। कर सकता है, मैं इन My अ own जनरल cousin, वे बोली। हाँ ओके, बट माय ओन cousin he is extreme level of NPD एंड उसका मेरे साथ तो पर्सनल हुक नहीं है, बट मैंने वो नेचर उसमें देखा है कि वो, उसको अगर कोई चीज चाहिए तो वो कोई भी एक्सट्रीमिटी तक जा सकता है। सो इन एनपीडी देयर इज वेरिएंस, कोई मॉडरेट होगा, कोई एक्सट्रीम होगा, और कुछ कुछ ऐसे भी होगा तो जान लेने के लिए भी आगे पीछे होते हैं। दैट इज व्हाई द स्ट्रेटेजी व्हिच आई टोल्ड, फेक वल्नरेबिलिटी जैसे आप दिखाएंगे उससे आपको भी तकलीफ नहीं होगी, जजमेंट लेने में आपके लिए भी आसान हो जाएगा। बस थोड़ी सी एक्टिंग आपको इंटेलिजेंटली करनी पड़ेगी, बिकॉज एनपीडी जो होते हैं काफी इंटेलिजेंट होते हैं चीजों को जज करने में, बिकॉज उनका पूरा खेल जो है वो दिमाग से चलता है, उनमें एम्पैथी का सर्किट नहीं होता। सो
उनको उनकी जाल में फंसा, टू फेक एक्टिंग ऑफ योर इमोशनल वल्नरेबिलिटी। और आप उससे जजमेंट करना शुरू कर पाएंगे कि ये कर क्या रहा है इंसान, ये मेरे वल्नरेबिलिटी का जब मैं इसको दिखा रहा हूँ तो क्या ये कंफर्ट कर रहा है, क्या ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या ये उसको मुझे मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा है। इससे आपको जजमेंट आ जाए ना कितना परसेंट का एनपीडी। थैंक यू। थैंक यू उज्जवल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भाग्यश्री जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, मतलब हाँ जी, जो उज्जवल जी कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आई गेस मेरे विचार भी सेम ही है उनसे। तो मुझे लगता है कि उनसे अगर जितना ज्यादा पता चले तो दूर रहो उतना अच्छा है। मतलब ना कि उनको कंट्रोल करने की बहुत आदतें हैं, और अभी जो मतलब वही उनका मेन होता है, ईगो उनका उनपे बहुत हावी रहता है। तो लाइक इतने अभी आजकल जो महाराष्ट्र में 2-4 केसेस हुए हैं किलिंग के, तो उसमें भी मुझे लगता है वही है। मतलब इतना एमपीएससी वो लड़की ने किया था, एंड देन शी हैज बीन किल्ड बाय हर बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड जो भी है। तो वो केसेस भी वैसे ही है। तो आप जितना भी उनके ईगो के साथ मत खेलो, दूर रहो। जितना जल्दी पता चले तो स्टे अवे, बिकॉज मुझे नहीं लगता उनका ज्यादा कुछ इलाज हो सकता है या उनको सुधार सकते हैं। तो ना कि उनको सुधारने की कोशिश तो करनी ही नहीं चाहिए मुझे लगता है किसी ने भी। और थोड़ा मतलब जैसे ही आपको, जैसे उज्जवल जी ने कहा, जैसे ही आपको वल्नरेबिलिटी थोड़ा दिखा के इफ यू गेट टू नो, तो अच्छे से थोड़ा साइड हो जाओ उनसे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। आपको करना क्या है, सेट बाउंड्रीज अपने रिलेशन में। कोई भी रिलेशन, हेल्दी रिलेशन ही क्यों ना हो, पर एक प्रॉपर बाउंड्री सेट करनी है। और आपको पता चल गया है कि ये इंसान ऐसा है, इनमें ये दिक्कत है। अब देखो, अगर आप बदल सकते हो तब तो ठीक है, पर आपका रिश्ता ऐसा है, अब हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता है, तो आप तो बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर चीज, क्योंकि होता है ना, हस्बैंड वाइफ अगर बेबी लोग नहीं होते तो निकल भी सकते हैं, बट आप एक फैमिली में हो, दो फैमिली पूरी रिलेटेड है, तो एक काम कर सकते हो कि नहीं, अब मैं निकल तो नहीं सकता हूँ, और चेंज भी नहीं होते हैं। ये भूल जाओ कि आप उनको चेंज कर सकते हो। बहुत टाइम तक यही होता है ना कि मैं प्यार करूंगा, मैं प्यार से समझा दूंगा और प्यार से ही चीजें ठीक होने लगेगी, ऐसा लगता है, पर वो सब नहीं हो पाता है इनके साथ। हाँ, धीरे धीरे कम किया जा सकता है, पर इसे खत्म नहीं किया जा सकता है एनपीडी को, जो इनका ट्रेट होता है। तो प्रॉपर बाउंड्री सेट करना है आपको, और खुद को सेफ रखना है। बहुत सारे मतलब कि जितना क्लियर कट बाउंड्रीज और जितना हो सके दूरी बनाए रखो। जब उनका वैसा चीजें, कभी कभी वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो वो फिजिकल अब्यूजिव भी हो सकते हैं, बहुत वायलेंट हो जाते हैं उस टाइम पे। अब देखो, जो सरधा वारिकर वाला केस था दिल्ली का, जो जिसने फ्रिज में काट के डाल दिया था, वो एनपीडी के साथ साथ साइकोपैथ भी था। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एनपीडी हो उसमें, मतलब कि कोई इंसान देखो, वो काट के फ्रिज में रख चुका है और साथ में कोई और लड़की के साथ उसी रूम में आ रहा है, एंड अपने प्रोग्राम चालू है उसके, फिर वो इतना दिलेर है कि एक एक पैकेट ले जाके, बॉडी का पार्ट ले जाके नाले में डाल रहा है। तो मतलब सोच लो वो कितना ज्यादा सातिर है, कितना मैनिपुलेटिव है, कि लड़कियों को मैनिपुलेट कर करके ला रहा है, और चीजें लड़की तक को भनक नहीं है कि भाई फ्रिज में कुछ मतलब ऐसा है, इसके घर में कुछ। कितना क्लीन है वो, मास्टरमाइंड है। How do we know that the person whom we have, एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, देखते हैं। How do we know that the person whom we have identified as NPD is actually NPD, or it's our perception only? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपको सारे जो उसके सारे मापदंड है, सारे ट्रेट जो होता है ना एनपीडी के, उससे करना पड़ेगा, मतलब मैच करना पड़ेगा। सिर्फ 2-4 चीजें देख के आप नहीं बता सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको लग रहा होता है ये इंसान एनपीडी है, बट रियल में वो हो सकता है कि नार्सिसिस्ट ना होके कुछ और पर्सनैलिटी ट्रेट, लाइक सेल्फ ईगो वाला हो सकता है वो, या फिर सेल्फ सैबोटेज जो होता है ना, कि खुद को बहुत महान समझना, या फिर बड़बोला हो सकता है, या फिर किसी में एंगर इशू हो सकता है। किसी का एंगर इशू इतना ज्यादा है कि हम उसे मिसकंसिडर कर रहे हैं कि ये एनपीडी है। कोई हो सकता है ओवर ऑब्सेशन, एक ऑब्सेशन वाला कैरेक्टर भी होता है ना, तो हम हो सकता है कि ऑब्सेशन वाले कैरेक्टर को हम एनपीडी समझ रहे हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा ऑब्सेसिव होता है। मेरी बंदी है भाई, किसी और के साथ कैसे बात करेगी। हाँ पर्णा जी, आपको कुछ बोलना था? ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल में हो सकता है।
पर हाँ। आई थिंक जो सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करने का वो मुझे लगता है बेसिक फंडा है, वो इम्पैथी ही। आप इम्पैथी से देख सकते हैं कि उसकी इम्पैथी कहीं नहीं होगी, एकदम एकदम जीरो लेवल पे होती है इम्पैथी एनपीटी। वो एक चीज है कि फेक करने पे पता चलती है, बहुत सारी चीजें यू कांट फेक इट। एम्पैथी इज समथिंग यू कैन नेवर फेक इट। अगर आप उसको किसी को सिंपैथाइज करने के लिए कुछ अच्छे वर्ड बोल रहे हो ना, स्टिल यू कैन रिकॉग्नाइज दैट ये बहुत सुपरफिशियल है। फिर उसके रिलेशंस पे जाओगे तो आप देखोगे कि एनपीडी लोगों का ना रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाहर वालों के साथ वो रिलेशन बनाते नहीं है, और क्लोज्ड वंस के साथ उनका रिलेशन खराब हो जाता है समय के साथ, क्योंकि वो फिर वहां पे अपना रूप दिखाने लगते हैं। तो आप देखोगे कि एनपीडी का, और एक और चीज अच्छी चीज है आइडेंटिफिकेशन की, चाइल्डहुड पे देखें। चाइल्डहुड क्या है? यस, अरुण कुछ पूछ रहे अरुण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी अरुण जी। एनपीडी यूजुअली सिर्फ एक बंदे के लिए ऐसा होता है, नॉर्मली सबके लिए ऐसा नहीं होता। सो आप जब रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हो सकता है अपने बाकी रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा हो। ट्रू। वो नहीं, उनका ना रिलेशन बाकियों के साथ बहुत अच्छा होगा, तभी तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं ना लोग कि ये इंसान ऐसा हो सकता है। नो नो, कभी कभी वो एक्सटर्नली आर गुड ना, क्लोज रिलेशन में तो वो अपना चेहरा दिखाएंगे। लाइक उनका चाइल्डहुड भी आप देख सकते हो पीछे की, चाइल्डहुड कैसा रहा है। चाइल्डहुड से बहुत सारी चीजें आती हैं। आई थिंक देयर इज नो एग्जैक्ट थिंग, मतलब एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन तो हम नहीं बोल सकते कि हमारा परसेप्शन है आइडेंटिफिकेशन, पर यस 80-90% यू कैन रिकॉग्नाइज उसके चाइल्डहुड पैटर्न से। क्योंकि व्हाट आई हैव सीन कि ऐसे लोगों का बाहर में, बाहरी दुनिया में, जैसे लाइक ऑफिस कलीग्स या फिर किसी से जब हम थोड़े टाइम के लिए मिल रहे हैं, मे बी उनके सामने थोड़ा सा इमेज अच्छा हो, पर पर्सनल रिलेशनशिप में हर जगह वो डिप डाउन कर रहे होते हैं, इधर वो अपने मदर फादर या भाई बहनों के साथ, या जो भी बहुत क्लोज वंस हैं उनके। मे बी, आई एम नॉट श्योर। आरती आंसर करेगी इसका। नहीं देखिए, ऐसा होता है ना कि कोई कोई अगर देखो एनपीडी फादर है, अगर आप बोल रहे हो ना एनपीडी फादर है, तो वो अपने मदर को उसका एक बच्चा है, ठीक है, तो हो सकता है कि बच्चा एक एनपीडी ही डेवलप हो, या तो हो सकता है मतलब कि उसने देखते आया कि उसकी मम्मी को उसके पापा मार रहे हैं, अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इल ट्रीट कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि वो बंदा खुद भी वैसा ही औरतों के साथ वैसा ही बिहेव करे। या तो ऐसा हो सकता है कि जो इंसान वैसा बिहेव करता है उससे उसको नफरत हो जाए और वो ऐसा बिल्कुल ना करे, अपोजिट पर्सन बने, बहुत चांसेस हैं। पर एनपीडी वाला जैसे कि बचपन, कोई भी साइकोलॉजिकल चीजें होती है ना, उसका होता है कि बचपन में रूट होता है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बचपन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एनपीडी में भी है कि आप पीछे जाओगे, उनके बचपन में जाओगे, तो उनके जो एपिसोड्स हुए हैं, जितने सारे स्टोरीज हैं या फिर कुछ चीजें, कभी कभी उनका ट्रेट बाहर आता है, खुल के बाहर आता है, तो वो चीजें आपको फिगर आउट करने में थोड़ी हेल्प कर सकती है, और मतलब थोड़ी नहीं, ऑलमोस्ट कर सकती है। और बट या जैसे जैसे कभी कभी होता है ना कि धीरे धीरे चीजें इम्प्लीफाई होने लगती है अकॉर्डिंग टू एज, उनके नेचर और वो कैरेक्टर्स इम्प्लीफाई होने लगेंगे। और ये ट्रू रिलेशन में ही मतलब फैमिली को भी धीरे धीरे पता चल जाता है कि थोड़ा दिक्कत है बच्चे में, और ये इंसान ऐसा है, क्योंकि ये जो ज्यादा देर, मैं बोल रही हूँ ना, ज्यादा देर जो रह सकते हैं वही इसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बाकी लोग उतने अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल, और जैसे हम एनपीडी के एग्जांपल के लिए बात करते हैं ना, ओके तो ओके। हम बोलते हैं कि ओके, वो शक्की हो सकता है, वो बार बार आपका फोन चेक कर सकता है, राइट, वो आपके बैंक अकाउंट्स को ट्रेस कर सकता है, वो बट वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को करेगा, वो अपनी फैमिली में बाकियों को नहीं करेगा। अपनी मदर के फोन को नहीं ट्रेस कर रहा होगा, वो अपने मदर के बैंक अकाउंट को नहीं वो करके रख रहा होगा, अपने फादर को नहीं कर रहा होगा। he'll be doing it with one person only. वो वन पर्सन के साथ उसका ज्यादा वो होगा, बट हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो एपिसोडिक हो, किसी किसी सिचुएशन में। सारा जो होता है ना, जो ओनरशिप होता है, वो मोस्टली पार्टनर में ज्यादा करता है, ये चीजें पार्टनर के साथ ज्यादा होता है। और जो बाकियों के साथ होता है उनका रिलेशन थोड़ा स्मूथ होता है, उनके पार्टनर के अलावा जो बाकी लोग होंगे उनके साथ उनका ऐसा रहता है, क्योंकि वो नेचर जो बाकी जो उनकी सोसाइटी में होती है ना, उनसे काफी अच्छा नेचर बना, वो अपना इमेज बना के रखते हैं, वो बहुत अच्छा इमेज बना के रखेंगे, प्रिटेंड करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो
पर ऐसा होता है ना कि कभी कभी अगर कुछ चीजें उनके ट्रिगर पॉइंट होती है, ठीक है, अगर आपने वो ट्रिगर पॉइंट पे किसी ने भी वार किया, फिर वो नहीं देखते हैं कि ये इंसान कौन है, मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, अगर वो बार बार ट्रिगर हो रहा है उसका पॉइंट, तो वो अपना ट्रू रियलिटी दिखा सकता है, वहां भी दिखा सकता है। बट हाँ, जो आप बोल रहे हो ऑल टुगेदर जो एक एनपीडी होता है वो मोस्टली पार्टनर के साथ ही उसका ज्यादा होता है। एब्सोल्युटली। उज्जवल जी। ट्रिगर, हाँ उज्जवल बोलेगा ट्रिगर्स का जो तुमने बोला, यस, ट्रिगर्स आर समथिंग जो वो हैंडल नहीं कर पाते किसी के भी सामने, अब वो कोई भी हो, अब वो चाहे उसके पेरेंट्स हो या बाहर के लोग हो, इवन कोई एकदम रैंडम सब इंसान होगा, पर अगर ट्रिगर राइट ट्रिगर पड़ता है तो वो फिर फूट के आते हैं बाहर। ट्रिगर्स आर द पॉइंट। ओके, उज्जवल का है ना। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा अरुण सर ने कहा कि एक एनपीडी का हुक हमेशा एक सिंगल पर्सन ही होता है। मेरा इसमें एक एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा अलग ये रहा है कि जो रिलेशनशिप से हमारे सोशल पकड़ लीजिए, फ्रेंडशिप्स हो गए या रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो गए, इसमें हुक सिंगल हो सकता है, बट इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जैसे बॉस या एम्प्लॉय का एनवायरनमेंट है, उस सिचुएशन में मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे मेरे स्कूल में मेरी जो प्रिंसिपल है उसने 3 टीचर्स को एक ही टाइम पे इस हालत पे खराब कर दी थी उनकी कंडीशन कि उनको जॉब रिजाइन करना पड़ा। सो मेरा आई डोंट नो व्हाट रिसर्च इज, बट माय एक्सपीरियंस इज कि आई थिंक द टाइप ऑफ रिलेशनशिप आल्सो डिटरमाइंस द नंबर ऑफ हुक्स ऑफ अ एनपीडी। ऐसा मेरा मानना है। ट्रू। देखो, मतलब वही है ना कि सबके साथ उनका रहेगा, किसी के साथ माइल्ड रहेगा, किसी के साथ बहुत थोड़ा मात्रा में, पर जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं वो सबसे ज्यादा क्लोज्ड वंस ही होंगे उनके, जो सबसे ज्यादा सफर करेंगे, लाइक पार्टनर या फिर। अब क्या हुआ, आपने जैसे एग्जांपल दिया प्रिंसिपल और टीचर का, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिता रहा है, अपने स्कूल में बिता रही हैं, तो उनके साथ जो टीचर्स होंगी उनका भी जो सेशंस ऑफ टाइम है, जो ज्यादा टाइम बिता रहे हैं उनके साथ, तो वो उनके साथ उनका मतलब लेना देना भी ज्यादा हो रहा है, नहीं, यहाँ उनसे पे ना उनको काम एक भी ज्यादा निकालना है, तो इसलिए उनको वो ज्यादा मैनिपुलेट करके ज्यादा अपना फायदा निकालने के लिए उनको अपना फायदा चाहिए होता है, वो दूसरों का बोलते हैं ना, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, तो उनके लिए सब लोग जनता ही है, वो अपना काम बनाएंगे, वो तो उसका उनको टाइप ऑफ वो बहुत पर्सनालिटी भी सेल्फिश हो होते सकता हैं। है, दैट डजंट मीन कि वो एनपीडी है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, राइट, कि जैसे सपोज ये एग्जांपल लिया हमने वर्क ऑफिस एटमॉस्फेयर का या कहीं और का, राइट। सो कभी कभी क्या होता है कि आप कंपेयर करते हो, कंपेयर किससे करते हो, उससे पहले वाला और उसमें, उससे पहले वाला आपको ज्यादा काम नहीं देता था, ये काम देता है, इसलिए आपकी वो एक इमेज बन जाती है, आपकी नजर में उसकी एक इमेज बन जाती है कि नहीं नहीं, ये तो डिसलाइक करता है, ये तो अपने बंदों से ऐसे खींच के काम लेता है, ये तो बंदा ही ठीक नहीं है। आपने जैसा बोला सर कि हम कंपैरिजन मोड में जाते हैं, प्रीवियस जज करते हैं कि प्रीवियस ऐसा था वैसा था। मेरे कॉलेज की सिचुएशन अगर मैं डिटेल में बताऊं तो माय बैच वाज द फर्स्ट बैच एंड वो प्रिंसिपल भी नए थे। सो ऐसा प्रीवियस कंपैरिजन वाला कोई केस उसमें था नहीं कि प्रीवियस प्रिंसिपल शायद अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट थिंग, उनके नेचर को डिटरमाइन किया कि वो उन 3 को ही स्पेसिफिकली स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम के लिए रुकाएंगे, बाकी टीचर के साथ एकदम प्यार से बिहेव करेंगे, उन करेक्ट। तीनों ही टीचर्स के पेमेंट को वो अड़का के रखेंगे। तो I'll tell उनका you 3 के ही साथ में सिर्फ प्रॉब्लम चल रहा था, बाकियों के I'll tell साथ you उनका सब a कुछ ठीक ठाक था। corporate world's reality in which we normally do, including me, मैंने भी बहुत बार किया है। सो No, but ये ये लोग, पर्सनल हम लाइफ लोग, तक में इंटरफेयर कर जाते हैं। मैं आता हूँ, मैं उस चीज पे आता हूँ। क्या होता है कि ओके। सपोज जैसे मेरा एक प्रीवियस कंपनी में बॉस हुआ करता था, वो ठीक शाम को 6 बजे जो एग्जिट गेट था उसके पास में चेयर लगा के बैठ जाता था जब हम्म। स्टाफ के जाने का टाइम होता था। करेक्ट। तो वो उस टाइम पे उसको बात करना, और उसमें से कोई स्टाफ ऐसा था जो कि दूर से आता था और वो चाहता था कि अच्छा वो 6 बजे निकल जाए वहां से। वो उस बॉस को नहीं पसंद था, उस बॉस को था कि अच्छा शाम को जाए तो आधा घंटा उसके साथ बैठ के गप्पे मार के जाए। करेक्ट। तो अभी उसमें हम्म। टसल किसके बीच में रहती थी, सिर्फ बॉस और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो जिसको कि 6 बजे निकलना होता था। बाकी बैठे होते थे, बाकियों के साथ में बहुत नॉर्मल चीजें चल रही थी, बाकी अगर बोलते भी थे अच्छा 6 बजे जाना है तो ठीक है जाओ, बट वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसको 6 बजे जाना है, क्योंकि उसको हड़बड़ी है, उसको जल्दी है,
इसलिए वो बहुत चाहता था कि बैठे वो मेरे साथ, बिकॉज दोनों की एक्सपेक्टेशंस मिसमैच्ड है। मेरे साथ में हुआ एक कंपनी में जहां पर के मेरा बॉस नॉर्मली 7 बजे कॉल करता था शाम को कि भी आ जाओ ऑफिस में मीटिंग करनी है, और मेरे को चिढ़ लगती थी कि शाम को 7 बजे पूरा दिन भर बैठे थे तब कुछ नहीं हुआ, 10 मिनट में बाहर निकला 20 मिनट में कॉल आ गया कि अच्छा मीटिंग करनी है। सो इट वॉज हिज नेचर ओनली, वो मेरे साथ ही नहीं, वो सबके साथ करता था, बाकी लोग बैठ जाते थे, तो इसलिए वो होता नहीं था, मेरे को चिढ़ लगती थी, इसलिए मेरी उनकी नहीं थी। ओके, सो इट कैन बी अ नेचर, बट अगर हम जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं एक एनपीडी की, कि वो सारे अगर उनमें हो तो वो चांसेस है वो एनपीडी होने की। मैं इसीलिए If बोल रहा हूँ still कि they अगर match, ये कैरेक्टरिस्टिक आप अपने आप में देखोगे तो आधे कैरेक्टरिस्टिक हम सब में मैच करते हैं किसी न किसी सिचुएशन में। थोड़े बहुत सब में होते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट वर्क उसमें वही हाँ प्लेस जी। में इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग जो होता है एक्चुअली, कि एक इंसान है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको उसके काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, ये एक चीज होती है कि आपको वो क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। इंस्टेड आप कितना भी काम कर रहे हैं, बट जब भी मीटिंग्स होगी या आपको जहाँ पे आपके बारे में अप्रेजल लगना है या कुछ भी, वहां पे आपको डाउन किया जाएगा, ये होगा वर्क प्लेस में। इसके अलावा क्या होगा कि कभी कोई डिस्कशन हो रहा है जहाँ पे टीम मीटिंग है और कोई कुछ आइडिया लेके आ रहा है, नए आइडियाज, तो उसके आइडिया को डाउन करना कि नहीं तुम यू आर गुड फॉर नथिंग वाली फीलिंग हमेशा देना एक एम्प्लॉय को, जबकि वो अच्छा काम कर रहा है। तो ये चीज होती है प्रोबेबली, ये कॉर्पोरेट्स में बहुत देखा जाता है। और एक तो जो वो लोग गॉड फीलिंग होती है ना, वो भी दिखेगी पूरे टाइम आपको। और वो शायद वो अपने बॉसेस के सामने भी ये चीज करेंगे कि अपने टीम से काम करा के पूरा क्रेडिट, नहीं 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 ये सारा कुछ मेरा किया हुआ है, सारा कुछ मेरा किया हुआ है, वो वाली फीलिंग है। दैट तो इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एनपीडी नो, दिस इज अ सिम्टम ऑफ एनपीटी, गॉड पर्सनैलिटी। एक दैट ट्रेट इज हो अ सकता है, सिम्टम ऑफ बट पर्सनालिटी। दिस एक इज ट्रेट हो कंप्लीट लाइक, सकता है उसका। इट्स लाइक कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, हम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आएगी ना उन लोग को। तो ये तो वो उस तरह का चीज आता है। एक्चुअली एनपीडी के जो ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही तो बोला गया है इसको, ये पर्सनालिटी टाइप ही तो है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज अ पर्सनालिटी टाइप, तो ऐसा तो वही पर्सनालिटी टाइप तो एनपीडी की है। अब ये बहुत ज्यादा सुपर इम्पोज कर रहा है किसी ने। एक चीज और है, नार्सिसिस्ट, मतलब नार्सिसिस्ट और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर दोनों डिफरेंट चीज है। आई कैन बी अ नार्सिसिस्ट बट आई एम नॉट अ पर्सन हु हैज अ डिसऑर्डर। तो नार्सिसिस्ट होना लाइक हो सकता है आई एम वेरी बॉसी, हो सकता है कि मुझे सबके ऊपर रूल करना अच्छा लगता है, मैं अपने घर में सबको बोलूँ कि नहीं नहीं जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। But it doesn't makes me NPD because I have empathy towards them and I have other characteristics of a good person. But if I'm a NPD, वो सारे ट्रेट, वो गैस लाइटिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, जो आरती ने बताया, ये सारी चीजें आएंगी। तो आई थिंक दिस इज गिविंग यू सम मोर क्लैरिटी कि नार्सिसिस्ट और एनपीडी में ये डिफरेंस है। तो हम किसी को नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं कि उसका नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, बट यस एनपीडी का लेवल नहीं लगा सकते। इवन डॉक्टर्स भी एनपीडी का लेवल नहीं लगाते हैं। वो कोई नहीं लगाता है, किसी को आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रॉपर स्टडी ही नहीं आई है कि वो अभी भी विवादित है। लाइक एक बोलते हैं ना दिस इज कि अ डिसऑर्डर, दिस इज अ हाँ, डिसऑर्डर, बट बट यू पता है बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं, अभी भी ये थोड़ा सा विवादित है ही। ये पूरा क्लियर कट किसी भी इंसान को आप लेबल नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता। जैसे ये जो अपना हिटलर था, वो नार्सिसिस्ट ही था एकदम बहुत ज्यादा, और उस पे एनपीडी के ट्रेट भी काफी ज्यादा था, क्योंकि उसमें एम्पैथी था ही नहीं यार। कैसा इंसान था जिसने मतलब कि गैस चैम्बर में इतने लोगों को मार दिए, और यहूदियों, मतलब बस एक उसका थोड़ा सा रिलीजन क्या अलग हुआ, फेथ क्या अलग हुआ, आपको इतनी वो हो गई उस इंसान से, वो पूरा जाति से ही कि आपने पूरा एक जिनोसाइड कर दिया। तो उसमें तो एनपीडी भी हाई थी और नार्सिसिस्ट था ही वो। तो इसी तरह से मतलब एनपीडी का मतलब होता है कि ट्रेड थोड़े हाई हैं, लो है, माइल्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, और एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का बॉसी होना, और उसमें मतलब यही सेल्फ ईगो कि मैं ही सब सर्व ज्ञाता हूँ, सर्व जो सुंदर हूँ, सब कुछ, मतलब वो उसको अपने आगे कोई नहीं दिखता है। इमेजिन उज्जवल अगर अपने आप को सोचे कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का हूँ, ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है एनपीडी वाला, लेकिन बाकी चीज में ही इज वेरी नॉर्मल, तो उसको मैं एनपीडी नहीं बोल सकती।
मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। हम जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति सर ने भी एनपीडी पे एक लेक्चर लिया था, मैंने साथ सेशन शेयर भी करे थे, कुछ लोगों ने देखा है। फिर उनका ही एक उन्होंने बहुत फनी वे में बोला था, एक गाना चलता है, कोई लड़की अगर अब आपसे ये बोले कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, तो बोल देना तुझे एनपीडी है, जाके इलाज करवा। तो मतलब फनी वे में ही सर ने बोला, बट काफी ज्यादा रिलेटेबल था। ये रील भी काफी वायरल होते हैं यूट्यूब पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मतलब कि ये बहुत ज्यादा टैबू की तरह भी नहीं लेना यार। एट द एंड वो भी इंसान ही है। इम्पैथी, हम इम्पैथेटिक है, हम अपना नेचर तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो अपना प्रॉपर बाउंड्री है वो सेट करके रखना है, और डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, हर टेक्निक्स वगैरह है वो ट्राई करते रहना है, और मतलब खुद को कैसे उनसे सेफ रखा जा सके। And और every time साइलेंट we ट्रीटमेंट, think about these things ना, तो हमें हमेशा लगने लगता है कि मेरे अंदर वो ट्रेट तो नहीं है, कहीं मैं तो एनपीडी नहीं हूँ। कुछ तो थोड़ा थोड़ा तो सब में होता है, एक या दो ट्रेट सब में होगा ही, पर उनका है ना कि चारों होना चाहिए। जैसे कि कोई भी थ्योरी में होता है ना कि ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, बट उसे लॉ बनने के लिए सारे थ्योरी या सारे चीजों को फुलफिल करना पड़ता है। उसी तरह से एनपीडी का भी है कि सिर्फ एक दो बोलने से आप नहीं बोल सकते कि ये एनपीडी है, एक दो और ट्रेट उज्जवल होने ने से। कुछ बोला था, उसका आंसर मुझे देना है कि उज्जवल ने बोला कि उसने 4 टाइप के एनपीडी को देखा और चारों का बिहेवियर अलग था। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनपीडी, तो जहाँ पे उनका एक्चुअली जो पोर्ट्रे कर, जो दिख रहे हैं ना, वो समाज में जो दिख रहे हैं, जो उनका क्या बोलेंगे उसको, अटैक करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, पर ट्रेट्स सारे सही होते हैं। तो कुछ एनपीडी ऐसे मिलेंगे जो इंट्रोवर्ट हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो फाइनेंशियली आपको ड्रेन कर देंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपके सामने बहुत पैसा खर्च करेंगे, बट उनके पास कुछ और ऐसा रहेगा जो ओवर पावर कर रहा होगा। तो आरती, मतलब नेक्स्ट टाइम ये 5 टाइप्स ऑफ एनपीडी जो है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनपीडी है, तो कुछ लेके आइएगा आप। एनपीडी की आप है ना Correct. स्पेशलिस्ट, मैं रिलेशनशिप की हूँ, तो आप एनपीडी पे आप लाओ, रिलेशनशिप के लिए मैं कंटिन्यू करूंगी। इसलिए मैंने अभी मतलब वो जब एनपीडी आया तो मैंने वो क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन रख दिया कि चलो यहाँ पे ऑलरेडी है तो एनपीडी से भाई, जब यहाँ पे स्पेशलिस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने ओपन रखा था। एक बात आरती, आई एग्री विथ अपर्णा जी, व्हाट शी सेड इज रियली राइट कि कितना भी है ना, यू वांट टू नो ना सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं, लेकिन अगर मतलब रिलेशनशिप है तो अलग है, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट है ना वो आपको ऑफिस हो कहीं पे भी आप जाओ, ट्रिगर पॉइंट इज व्हाट मेक्स देम यू नो एकदम ओपन। तो वो एकदम बाहर के उभर के ही आता है, दे कांट रेसिस्ट, वो ट्रिगर पॉइंट पे वो रिएक्ट करने ही है, मतलब दैट, मतलब नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन कम टू नो। मतलब मैंने एक ऐसा किस्सा देखा है मेरी फैमिली में, क्लोज में, एंड दैट टाइम वी वर वेरी लाइक यू नो यंग, सो दैट टाइम लाइक चाइल्ड आप किड बोल सकते हो। सो एक छोटी घटना भी उनको मतलब पूरा माहौल वो खराब कर सकते हैं, मतलब पूरा बड़ा का बड़ा इवेंट हम लोगों का स्पॉइल हुआ था उस इंसिडेंट से। तो एक सिंपल सी चीज थी, किसी ने उनको कह दिया था, he was that time also like not much like very much young, ही कहा था उनको, और द वे ही रिएक्टेड, मतलब अभी किस हर एक का ब्यूटी का पता नहीं ना क्या होता है डेफिनेशन किसी को। तो उनको जैसे आपने कहा कि अरे आप ऐसे दिख रहे हो, तो उन्होंने एकदम से कहा अरे ही लुक लाइक, ये ना उनके भाई के जैसे ही दिखता है, सेम वे कजिन की तरह। अभी उस कजिन का उनके दिमाग में क्या इमेज था जो था, वी नेवर नो। और द वे ही रिएक्टेड एज इफ लाइक हाँ मैं, मेरा डार्क ही कलर है, हाँ मेरा ऐसा ही है, मेरा वैसा ही है करके, he spoiled the entire event of somebody else, और पूरा मतलब पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया लाइक। तो ये इतनी सी छोटी सी बात थी, बट ही गॉट ट्रिगर्ड फ्रॉम दैट। और ऐसे बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि वो ट्रिगर कहीं पे भी आ जाता है, दे कैन लूज देयर जॉब ऑल्सो, नो मैटर वॉट हाउ मच एवर एट अ बिगर पोजिशन दे आर, बट देयर ट्रिगर गेट्स एक्टिवेटेड, दे रिएक्ट। ट्रिगर्स पब्लिक में भी आ सकता है, और पब्लिक में भी आता है तो वो ट्रिगर उसको संभालना मुश्किल है। इवन वेरी स्मॉल ट्रिगर, उसको हैंडल करना उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है अगर आप एक एनपीटी के साथ हैं। आई हैव सीन दिस इन माय लाइफ 3-4 टाइम्स, तो मुझे पता है कि वो कितना, मतलब एकदम अनयूजुअल सी चीज जो कि बहुत नॉर्मल है,
और वो ऐसा एक्सप्लोजन होगा और सामने वाला थोड़ी देर बाद के लिए शांत होता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब मैं तो आ गया बाहर। उसके बाद मे बी ही इज सेइंग सॉरी और डूइंग अनदर थिंग्स। मान लो किसी के ऊपर हाथ उठा दिया तो चलो शॉपिंग चलते हैं एंड ऑल, ये सारी चीजें फिर करने लगते हैं, वही लव बॉम्बिंग। बट यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रिगर। एक और रिकॉग्नाइज करने का तरीका है जो मुझे अभी लगा कि हम कर सकते हैं। इफ यू आर डेटिंग समवन या कहीं आपको डाउट है कि कहीं ये एनपीडी तो नहीं है, तो एक ये चीज आप कर सकते हैं कि कई बार, नॉट लाइक वंस, कई बार ये चीज करने की कोशिश करें कि किसी भी चीज में उसको थोड़ा सा कंपेयर कर दे दूसरे से, थोड़ा सा दूसरे को। अभी जैसे आरती ने बहुत अच्छा सेशन लिया, बट आरती का पूरा क्रेडिट मैं भाग्यश्री को दे दूं कि भाग्यश्री की वजह से ये सेशन बहुत अच्छा हुआ है। अब आरती कैसा रिएक्ट करेगी, और ऐसा मैं 2-3 बार आरती के साथ कर दूं एंड देन हाउ शी रिएक्ट्स। वैसे पहली बार में एनपीडी बहुत गंदा रिएक्ट करता है इस चीज से, वो कभी अब तारीफ दूसरे की तरफ नहीं जाने देगा, इवन somebody इज वेरी डिजर्विंग। तो ये चीज आप कर सकते हो, उनको हमेशा कि मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वो पॉइंट जो आप ट्रेड बता रहे हो ना दी, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो सेंटर सीकर होते हैं ना, अटेंशन सीकर होते हैं, वो उनका है। आप जो बोले ना, ये जो शॉर्ट टेम्पर, ये तो शॉर्ट टेम्पर वालों के साथ भी हो सकता है ना, जो ट्रिगर होता है। ट्रिगर हाँ एनपीडी में भी होगा, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, जो इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड है या जिनमें आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। हाँ, तो You आप have seen it. या You have seen it. I'm very short-tempered person, but you can't say that I'm NPD. That was not very unusual. Like हाँ, तो I'm वही shouting. चीजें को वो करने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि Balanced. हम। हाँ जी, कुछ बोला? Normally जो इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड है उसका गुस्सा बहुत बैलेंस दिखेगा तुम्हें। गुस्सा होगा, हो सकता है बहुत चिल्ला भी दे, पर और ट्रेड्स नहीं देखेंगे। बट एनपीडी के साथ मैंने 2-3 लोगों को ऑब्जर्व और किया है कि वो फिर चीजें तोड़ना, आसपास में कुछ लोगों को मारपीट देना, अपनी खुद की तबीयत खराब कर लेना, ये सारी चीजें होती है। वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब मैं उसको वर्ड्स में नहीं बोल सकती कि वो कितना ज्यादा एक्सप्लोजन होता है अगर उनका ट्रिगर लग गया वहां पे। और ट्रिगर बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, बहुत छोटी, और वो हमेशा छोटी चीज होगी, कोई बहुत बड़ी चीज मैं नहीं बस होगी। ये बताना चाह रही हूँ ना कि ये ठीक है, ये जो चीजें हैं, ट्रिगर पॉइंट है, ये एनपीडी वाला है। बट मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि लोग इससे कंफ्यूज ना हो जाए कि शॉर्ट टेम्पर वाले इंसान को एनपीडी समझ ले। बस मेरा वो क्लियर करना यहाँ पे दायित्व बनता है कि हमारे ये चीजें देख के लोग ये कंफ्यूज ना कर जाएं कि किसी का हस्बैंड या किसी के पापा अगर शॉर्ट टेम्पर्ड है। यार होता है, इंसान लड़के लोग में थोड़ा ये ज्यादा ट्रेट होता है कि वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने में काफी ज्यादा ईज के साथ वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें एक साथ रहती है, बाहर का प्रेशर, वो घर पे आते हैं, अगर उसी टाइम आपने कुछ बोल दिया तो सबका गुस्सा उसी टाइम आप ही पे निकल जाएगा। हो सकता है, देयर इज अ हाई चांसेस, बट आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पापा या मेरे हस्बैंड तो एनपीडी है, नहीं, क्योंकि वो हो क्या सकता है होता है वो ना कि सॉरी मैं इंटरप्ट करती हूँ। एक तो या उसमें एक देखना चाहिए कि रीजन बिहाइंड द एंगर। जैसे आपने कहा कि अभी अभी आए और किसी ने बोल दिया कुछ तो वो गुस्सा हो गए, तो दैट इज शॉर्ट टेम्पर्ड इज डिफरेंट। अभी एनपीडी क्या करेगा, उसका ट्रिगर होके भी ना, जो उसका हुक है या जो किसी को भी है ना, वो ऐसे मैनिपुलेट करके सारी सिंपैथी खुद के ओर लेने की कोशिश करता है। मतलब ये उसको बहुत ऑब्जर्व, अभी ये साइकोलॉजी चीज ही ऐसी है कि यू कैनॉट अप्लाई एवरीथिंग ऑन एवरीवन। मतलब इट इज, यू कैनॉट जनरलाइज, बट ये ऐसा है कि ही विल, व्हाट अपर्णा वांट्स टू से इज लाइक कि he will always try to gain sympathy and will always try to be a center of attraction, and वो सबको हमेशा, मतलब वो कैसे सही है वो दिखाना ही उसका मोटिव है, और he should be the great thing। और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान ऐसा होता है ना, उसके गलती भी हो जाए, वो थोड़ी देर बाद, शॉर्ट इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है, वो बोलता है हाँ हाँ अरे ऐसा हुआ था इसकी वजह से, सॉरी, मतलब ये मेरा गुस्सा हो गया, होता है मेरे को जल्दी गुस्सा आता है। मतलब he will always have that empathy, बट उनके पास एम्पैथी नहीं होती है। इसलिए आई गेस, मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडी साइड, बट मुझे लग रहा है जितना मैंने भी मेरी क्लोज में देखा है, तो व्हाट अपर्णा वांट्स टू से, तो उनका ऑब्जर्वेशन सही थोड़ा है, मतलब जितना मेरा भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, मतलब मैंने वो भी चीज तो मैं भी क्लैरिफिकेशन। बोल रही हूँ कि दीदी इज राइट, मीन्स अपर्णा जी इज राइट। एंड बस मैं ये बोल रही हूँ कि लोग जो है, दर्शक हैं या फिर जो भी यहाँ पे है, बाकी लोग ये कंफ्यूज ना कर जाएं कि शॉर्ट टेम्पर वाले लोग एनपीडी हैं। बस हाँ, नहीं यही नहीं, चीज इसलिए है। हमने थैंक यू। क्लियर हाँ किया हाँ ना कि लास्ट short चीज, हाँ हाँ tempered-
कॉन्क्लूजन स्पेसिफिक है। हाँ, कॉन्क्लूजन कि एनपीडी इज लाइक वो घड़ी का इस्तेमाल, वो आता नहीं एडवर्टीजमेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बिल्कुल हाँ। वैसे ही काम करता है। पहले कोई एनपीडी आपके लाइफ में आएगा, वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओ माय गॉड दिस इज एन एनपीडी। क्योंकि तो जैसे कि हमने देखा एनपीडी के बारे में, एनपीडी भी पर्सनैलिटी ट्रेट है। उसी तरह से हम किसी को नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं, बट किसी को एनपीडी का टैग नहीं लगा सकते। और एनपीडी एक ऑल टुगेदर पूरे जो ट्रेट्स होते हैं, सारे ट्रेट्स फुलफिल करने के बाद ही, बट ये चीज है ना कि एनपीडी को आप किसी पर्सन को नार्सिसिस्ट बोल सकते हो, पर एनपीडी डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी बहुत जल्दी किसी को टैग नहीं लगा देते कि एनपीडी ही है। तो आपको ये देखना है कि अगर उस इंसान में सारे कैरेक्टर, सारे ट्रेट्स आ रहे हैं, वो बार-बार आपको नीचा दिखाया जा रहा है, लव बॉम्बिंग हो रही है, ब्लेम शिफ्टिंग हो रही है, ट्रॉमा बॉन्डिंग से आपका रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दो। आप एम्पैथेटिक हो इसलिए आप उसके टारगेट बने हो। अब क्या करो? वो एम्पैथेटिक नहीं है, ये भूल जाओ कि वो एम्पैथेटिक है। आपको क्या करना है? अपनी एम्पैथेटिक के साथ अपना इंटेलेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है, और धीरे-धीरे उस पे वर्क करके अपनी बाउंड्री सेट करो, उनसे दूरी बनाने लगो, और जैसे वो बिहेव करे उसी तरह से करो। क्वेश्चन से वो बहुत डरते हैं। अगर वो चीज़ें बोल रहे हैं आपके लिए, तो आप काउंटर क्वेश्चन करो। वो कुछ बोल रहे हैं, आप फटाक से काउंटर क्वेश्चन करो। तो उससे उनको मतलब कि सोचने का भी वो मिलेगा, और तब तक आपको भी प्रोसेस करने का, चीज़ों को प्रोसेस करने का टाइम मिलेगा। जब आप काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो किसी इंसान से, तो आपके पास एक बैक ऑफ द माइंड में प्रोसेस करने के लिए एक टाइम स्लैब मिल रहा है ना, तो उस टाइम स्लैब में आप चीज़ों को प्रोसेस करो, और वो बहुत डिल्यूज़नल बना देंगे। वो सब चीज़ें आप देखो, सारी चीज़ें प्रोसेस करो। और सबसे पहले ऐसा होता है ना कि जो विक्टिम होता है ना, वो फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होता है, इसलिए वो निकल नहीं पा रहा होता है। तो आपको अपने लिए वो वर्क भी करना है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी होना है। कुछ ऐसा काम शुरू करें, अपने स्किल पे वर्क करो। आप डायरेक्ट, आपने बहुत दिन तक जॉब नहीं करी है या छोड़ दिया है, शादी हुआ है तो आपने वो ब्रेक लिया है, तो वो चीज़ें देखो कि कब कितना टाइम आपको लगेगा फिर से इंडिपेंडेंट होने में। तो वो चीज़ तब तक आप बाउंड्री सेट कर ही चुके हो, और धीरे-धीरे खुद का सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो आप। डिफरेंट टेक्निक्स होता है, अ, जैसे होपनोपोनो टेक्निक है, वो भी कर सकते हो। और अपने अंदर पॉजिटिव, मतलब कि जो आपका सेल्फ वर्थ उन्होंने नीचे गिरा दिया होता है, सेल्फ स्टीम नीचे गिरा दिया होता है, उसको धीरे-धीरे हाई करने की ज़रूरत है। और सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, और धीरे-धीरे वो रीगेन करना है अपनी जो पुरानी, जो आप में वो चीज़ें थी ना, इन इंसान के आने से पहले आपको पता था कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने स्मार्ट हो। इन्होंने आपके दिमाग में डाला होता है ना कि आप, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट अचीव एनीथिंग। तो वो सब चीज़ें धीरे-धीरे जो उन्होंने बोला होता है, उसको दूर करते रहो, और जो आपकी जो ट्रू क्वालिटीज़ थी पहले, जो चीज़ें आप भूलते जा रहे हो कि नहीं मैं ऐसा था, वो चीज़ें एक्सेप्ट करो कि मैं तो ऐसा था। ये चीज़ें इसके आने के बाद स्टार्ट हुई है, तो वापस से तो मैं वैसा बन सकता हूँ। तो वो चीज़ों पे वर्क करो और स्ट्रॉन्ग हो। वो टाइम प्रोसेस लो धीरे-धीरे जब होगा, और धीरे-धीरे निकलने की कोशिश करना है। और अगर साइकोलॉजिकल हेल्प या कोई और हेल्प चाहिए होता है तो उसके लिए जाओ। अ, काउंसलिंग होती है, उसके लिए जा सकते हो आप। और आई होप आई एम क्लियर। तो बाकी का जो आगे का चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूँगी। नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप वगैरह देखेंगे, और पर्सनैलिटी पीआईपी वगैरह देखेंगे। पीआईपी वैल्यू सिस्टम, कैसे आप अगर रिलेशनशिप सही है या रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, हेल्दी है, तो उसको और हेल्दी कैसे बनाना है, स्टेजेस क्या-क्या हैं रिलेशनशिप के, कैसे हमें आगे बढ़ना है एक ब्यूटीफुल रिलेशन को बनाने के लिए, अपन घर का माहौल कैसे हेल्दी रखना है, जो भी चीज़ें हैं, लव लैंग्वेज, ये सब सीखेंगे। वो सब हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। सो आई वुड
take a leave now. Thank you for giving your time. Thank you so much. थैंक यू आरती, बहुत ही Thank अच्छा you, Aarti. It We was are- a Thank you, wonderful आगे से session. thank you अपर्णा जी. excited for the next session. Thank you. Shall I end the meeting?